14 साल की उम्र में जब वो लंदन जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसकी विदाई के समय गौरी माँ को गले लगाते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि किसी सदियों पुराने बिछोड़ की पीड़ा से रो रहा हो। उसके भीतर किसी अनकहे वादे को तोड़ने का दर्द उमड़ आया, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया। उसे अक्सर कुछ धुनें सुनाई देती थीं, बिना किसी वाद्य यंत्र के। उसके दिमाग में बजती हुई धुनें जो उदास और वीर रस से भरी होती थी। इन्हीं धुनों से उसे गिटार सीखने के लिए प्रेरित किया। जब वो गिटार बजाता तो कभी कभी उसकी उंगलियां अक्सर ही ऐसी धुनें निकाल देती थीं जो कहीं से भी सीखी हुई नहीं थी, बल्कि उसके भीतर से उभरी थी। इन धुनों को वो सुनकर उसे एक अजीब सी शांति मिलती, पर साथ ही एक अनजाना दर्द भी। लंदन पहुंचकर रुद्रांश की ये आंतरिक दुनिया और भी मुखर हो गई। उसके सपने अब धुंधले नहीं रहे। उसे खुद को एक योद्धा या राजकुमार के रूप में देखना शुरू हुआ, जो किसी विशाल महल में रहता था। एक सुंदर स्त्री जिसे वो कभी देख नहीं पाता था, उसके सपने में आती और उसे रुद्र कहकर पुकारती। उसके चेहरे की रूपरेखा अभी भी अस्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें और उसकी आवाज़ अब जानी पहचानी लगने लगी। यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक स्थलों या प्राचीन इमारतों को देख के उसे कभी कभी जोर का सिरदर्द होने लगता, और पल भर के लिए उसे ऐसे दृश्य दिखाई देते जो उस समय वे नहीं थे। युद्ध के मैदान, जलते हुए महल और एक पेड़ जिसके नीचे उसने किसी से कोई गहरा वादा किया था। उसकी कलाई का निशान। जब रुद्रांश 5 साल का था, तब उसके माता पिता ने उसकी दाई कलाई पर एक विशेष चिन्ह देखा था। एक जटिल आकृति जो किसी प्राचीन प्रतीक या किसी राजसी मुहर जैसा लगता था। डॉक्टरों ने उसे एक अनोखा बर्थमार्क बताया, लेकिन गौरी माँ अक्सर कहती, ये निशान किसी बड़ी कहानी का आगाज है बाबू। बचपन के खेलकूद में भी रुद्रांश अक्सर अजीब व्यवहार करता। जब बच्चे सिपाही सिपाही खेलते तो वो बिना किसी को सिखाए ही तलवार चलाने की मुद्राएं बना लेता या किले की दीवार पर चढ़ने की रणनीति सोचने लगता। कभी कभी उसे कोई अदृश्य युद्ध का शोर सुनाई देता, जिससे वह डरकर माँ से लिपट जाता। बढ़ती उम्र के साथ उसकी कलाई का निशान अब सिर्फ एक बर्थ मार्क नहीं था, अब उसकी पहचान बन गया था। जब भी वो भावनात्मक रूप से उत्तेजित होता या निराश होता, वो निशान चमकने लगता, जैसे कोई पुराना रहस्य अब खुलने को तैयार हो। रुद्रांश अब सिर्फ लंदन में पढ़ रहा एक युवक नहीं था, बल्कि वो दो दुनियाओं के बीच खड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी किस्मत उसके पूर्ण जन्म की अनसुलझी कहानी से बंधी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बचपन से ही रुद्राक्षी को भी कभी कभी सीने में अचानक और तेज दर्द उठता था। डॉक्टर तमाम जांच करते, लेकिन रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती। ये दर्द कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक स्मृति थी। जब भी वो आग की लपटों को देखती या कहीं बहुत अधिक ताप महसूस करती, उसका हृदय जोरों से धड़कने लगता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके सीने के भीतर एक पुरानी आग अभी भी सुलग रही है। वो आग जिसमें महारानी पद्मावती ने अपने सम्मान की आहुति दी थी। उसके सीने के ठीक बीचों बीच हृदय के पास एक जन्मजात निशान था। यह कोई साधारण जन्म चिन्ह नहीं था, बल्कि एक बंद कमल की आकृति थी। हैरानी की बात ये थी कि जब रुद्राक्षी को वो पुराना दर्द उठता, तो वो निशान हल्का लाल और गर्म हो जाता था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे महसूस हुआ कि ये निशान केवल एक शारीरिक त्वचा का हिस्सा नहीं, बल्कि उस जगह का कवच है जहाँ उसके पिछले जन्म का स्वाभिमान और बलिदान सुरक्षित है। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर उन निशानों को देखती और उसे एक गहरी सिसकी सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो,
पद्मा, तुम्हारा हृदय आज भी जल रहा है। एक शाम जब वो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठी थी, उसके सीने में वही असहनीय दर्द उठा। उसे धुंधली आंखों से दिखाई दिया कि वो एक ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर बैठी है और सामने हजारों स्त्रियां तलवारें लिए खड़ी हैं। उस पर उसे एहसास हुआ कि ये दर्द उसे याद दिलाता है कि उसका हृदय आज भी अपनी अधूरी कहानी पूरी होने का इंतजार कर रहा है। रुद्राक्षी को अब ये समझ आ गया था, उसका ये निशान और ये दर्द उसके पिछले जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। समय अपनी गति से चलता गया और अब 14 वर्ष का रुद्रांश 22 वर्ष का हो चुका था। लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में रुद्रांश का नाम गूंजता था। 22 साल का रुद्रांश अब किसी ग्रीक देवता की तरह दिखता था। लंबा कद, तराशा हुआ शरीर और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सामने वाले को झुकने पे मजबूर कर देती थी। लेकिन इस आकर्षण के पीछे एक गहरा ज्वालामुखी छुपा था। रुद्रांश अपने कॉलेज में द साइलेंट स्टॉर्म के नाम से मशहूर था। उसे फालतू की बातें और अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार जब कुछ लड़कों ने भारत की संस्कृति और परंपराओं का मजाक उड़ाया तो रुद्रांश ने अपनी गरिमा नहीं खोई, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि वह लड़के माफी मांगने पर मजबूर हो गए। उसका गुस्सा चीखने चिल्लाने वाला नहीं बल्कि खामोश और मारक था। उसकी एक झलक ही किसी को चुप कराने के लिए काफी थी। भले ही वो गुस्सैल था, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ होता, जैसे डेविड और अन्य साथियों के साथ, तो उसकी मस्ती का कोई पैमाना नहीं था। वो कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान था। मैदान पर उसकी ऊर्जा देखने लायक होती। जब वो अपनी स्पॉट बाइक पर सवार होकर कॉलेज परिसर में घूमता तो लड़कियां अपनी सांसें थाम लेती थी। उसकी एक मुस्कान दुर्लभ थी, लेकिन जब वो हंसता तो उसकी शख्सियत और भी आकर्षक हो जाती। इस चकाचौंध के बीच भी रुद्रांश अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी में किसी शांत कोने में बैठकर पुराने भारतीय इतिहास की किताबें पढ़ता पाया जाता। उसके दोस्त सोचते कि वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो तो उन सपनों का सच ढूंढ रहा था जहाँ रानी पद्मावती की हंसी उसे पुकारती थी। उसकी अलमारी में आज भी वो काला टीका और ताबीज़ रखा था जो गौरी माँ ने उसे विदा करते समय दिया था। वो चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो गया हो, उसका दिल आज भी उस मिट्टी और उस आवाज़ से जुड़ा था। रुद्रांश शीशे में खुद को देखते हुए, ये गुस्सा, ये बेचैनी, ये सब तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं उस सच तक नहीं पहुंच जाता। मुझे बनारस जाना ही होगा। नहीं, ऐसे ही कुछ और लंबा वक्त निकल जाता है और लंदन की एक सर्द शाम कॉलेज के ऑडिटोरियम में म्यूजिक फेस्ट चल रहा था। रुद्रांश, जो आमतौर पर खामोश और गुस्सैल माना जाता था, उस दिन हाथों में गिटार लेकर स्टेज पर उतरा। जैसे ही उसने गिटार के तानों को छुआ, पूरा हॉल सन रह गया। उसकी उंगलियां गिटार पर नहीं बल्कि सुनने वाले के दिलों पर चल रही थी। उसने एक ऐसी धुन बजानी शुरू की जिसमें चित्तौर की खुशबू और वियोग का दर्द था। उसकी गायकी इतनी गहरी थी कि लोग उसकी धुन सुनकर सुध-बुध खो बैठे और मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगे। उसकी एक दोस्त जो उसे लंबे समय से पसंद करती थी, इस जादू में इतनी खो गई कि उसने भरी भीड़ में उसे प्रपोज कर दिया। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए भरी ही शालीनता से उसे मना कर दिया। उसका चरित्र कांच की तरह साफ था। उसमें कई लड़कियों से दोस्ती की, पर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। उसके लिए दोस्ती का मतलब जान देना था। उस रात जब रुद्रांश अपने कमरे में था, उसने खिड़की से बाहर चांद को देखा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, वही पद्मावती जिसे वो सपने में दिखाई देती थी। लेकिन इस बार वो चेहरा धुंधला नहीं था।
उसे उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें और चेहरे की वो मासूमियत थोड़ी साफ दिखाई दी। वो इतनी खूबसूरत थी कि रुद्रांश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर वो लड़की कहीं सच में है तो मुझे उससे मिला दीजिए। मेरी रूह उसे पुकार रही है। और उसी समय सात समंदर पर रुद्राक्षी का दिल भी बहुत जोरों से धड़का। वो खुद भी नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों। जहाँ ढेर सारे संघर्षों से लड़ते हुए रुद्राक्षी अपने व्यक्तित्व को निखार रही थी, वहीं दूसरी ओर रुद्रांश भी लंदन में बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट बन चुका था। 27 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते रुद्रांश केवल एक छात्र नहीं रहा था, वो लंदन की गलियों और कॉलेज की गलियारों में एक लेजेंड बन चुका था। उसका कद 6 फीट से ऊंचा, गठीला शरीर, गहरी और भेदने वाली भूरी आंखें और चेहरे पर एक हल्की सी ट्रिम दाढ़ी जो उसे एक परिपक्व और शाही लुक देती थी। उसका गुस्सा अब एक ठंडी शांत ज्वालामुखी जैसा था। वो चीखता नहीं था, उसकी खामोशी ही लोगों को डरा देती थी। उसका चरित्र इतना साफ था कि लड़कियां उसकी इज्जत करती थी। यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी की रात थी। चारों तरफ संगीत और रोशनी का शोर था। रुद्रांश अपनी ब्लैक टैक्सीडो में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। 27 साल की उम्र में और उसके चेहरे का आत्मविश्वास उसे भीड़ में सबसे अलग खड़ा कर रहा था। रुद्रांश स्टेज पर हाथों में जैसे ही अपना सिग्नेचर इलेक्ट्रिक गिटार लेकर आया और जैसे ही उसने स्लो रॉक की धुन छेड़ी, पूरा ऑडिटोरियम मंत्रमुग्ध हो गया। उसके लंबे हाथ जब गिटार के तारों पर थिरके तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूहानी संगीत पैदा हो रहा हो। जैसे ही संगीत खत्म हुआ तभी कॉलेज की क्वीन कही जाने वाली एलेक्सा रुद्र के करीब आई। वो भला की खूबसूरत थी और उसकी एक झलक के लिए लड़के कतार में खड़े रहते थे। उसने रुद्र के आंखों में आंखें डाल के कहा, रुद्रांश, मैं जानती हूँ कि तुम भारत लौट रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरा दिल अपने साथ ले जाना चाहोगे? आई लव यू रुद्रांश। क्या तुम रुकोगे नहीं? वहाँ मौजूद सभी दोस्त शांत हो गए। सबको लगा कि रुद्रांश या तो उसे झटकेगा या तो फिर मान जाएगा। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। उसने एलेक्सा का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े ही फ्लर्टी लेकिन सम्मानजनक लहजे में बोला, एलेक्सा, तुम्हारी खूबसूरती किसी किताब जैसी है और सच कहूँ तो अगर मेरा दिल पहले से ही किसी साए के पास गिरवी ना होता तो आज मैं तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ता। तुम इतनी आकर्षक हो कि तुम्हें मना करना किसी गुनाह से कम नहीं। एलेक्सा की आंखों में एक उम्मीद जगी, पर रुद्रांश ने बात जारी रखी, लेकिन प्यार पर पहला हक उस सच का है जिसे ढूंढने मैं बनारस जा रहा हूँ। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को एक ऐसी दोस्ती का नाम दे सकते हैं जो कभी नहीं टूटेगी। तुम जब भी भारत आओगी, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए बनारस के घाट पर चाय लेकर खड़ा मिलेगा। उसने इतनी करीन से अपनी बात रखी कि एलेक्सा का दिल भी नहीं टूटा और उसे अपनी अहमियत का एहसास भी हुआ। एलेक्सा मुस्कुरा दी और उसे गले लगाकर बोली, यू आर द जेंटलमैन रुद्रांश। तुम्हारी वो सपनों की राजकुमारी वाकई बहुत खुशनसीब होगी। उसके बाद रुद्रांश ने अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की। उसने गिटार बजाया, शैंपियन की बोतलें खोली और अपने रूममेट डेविड के साथ ठाके लगाए। बस उस रात आज़ाद परिंदा था जो अपनी उड़ान भरने से पहले अपनी यादों को समेट रहा था। सुबह होते ही उसने अपना बैग उठाया, कमरे की खिड़की से आखिरी बार लंदन की बारिश को देखा और मन ही मन बोला, बहुत हुआ इंतज़ार, अब वक्त है महादेव की नगरी में अपनी अर्धांगिनी को ढूंढने का। वहीं दूसरी तरफ बनारस में रुद्राक्षी अपनी ग्रेजुएशन की आखिरी साल में थी।
वह 20 साल की हो चुकी थी। दादी के सुरक्षा चक्र अभी भी कायम थे। चेहरे पर वो गहरा सांवला लेप, आंखों पर पुराने मोटे फ्रेम के चश्मे और गाल पर वो बनावटी बड़ा सा काला मासा। वो जानबूझकर ढीले ढाले कपड़े पहनती ताकि उसके सुडौल देह किसी को आकर्षित ना कर पाए। लेकिन जब वो रात को अपना चेहरा धोती तो आईने में एक ऐसी सुंदरी दिखती जिसकी तुलना केवल पद्मावती से ही की जा सकती थी। उसकी त्वचा मलमल जैसी और उसकी गर्दन सुराही जैसी, आँख किसी हिरनी की तरह। वो पढ़ाई में अव्वल थी। शहर के आवारा लड़के उसे पगली या अतरंगी कहकर चिढ़ाते, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने भीतर के ज्ञान और अपनी दादी के दिए संस्कारों से इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। रुद्राक्षी को अक्सर महसूस होता था कि कोई उसे दूर देश से पुकार रहा हो। वो अपनी किताबों के बीच अक्सर किसी अजनबी राजकुमार की तस्वीर की कल्पना करती। लंदन से क्या सीधे रुद्रांश आएगा महादेव की नगरी बनारस? कैसे मिलेंगे ये दो प्रेमी? कैसे आएंगे करीब? जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।